नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो सेशन में। देखिए साथियों, साइकोलॉजी का मॉडल पेपर 54 अपन करेंगे, जिसमें यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है अपना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, सभी प्रश्नों को आज करने की कोशिश करेंगे। साथियों, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही कारगर ये वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। चलिए साथियों, शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और पहला आपका प्रश्न है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है। अधिगमकर्ता और शिक्षक, दूसरा अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण। तो सारी चीजें सम्मिलित हैं, एक और दो दोनों सही आंसर है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ये आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 का प्रश्न है। बिल्कुल ताज़ा प्रश्न, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला आपका प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों में अधिगम विकास हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करे, या शिक्षण को रोचक बनाए, या कक्षा में चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, या कक्षा कक्ष में प्रभुत्ववादी अनुशासन रखना। प्रभुत्ववादी जो वो अनुशासन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कक्षा में चयनित विद्यार्थियों के से ही केवल प्रश्न पूछे जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए मित्रों। शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तरह से स्पष्ट करता है? एक, यादृच्छिक आधार पर प्रकरणों का चयन, यानी कि रैंडमली किसी भी टॉपिक को उठाना। दूसरा, इकाई कठिनाई स्तर के आधार पर प्रकरणों का संकलन। तीसरा है अवरोही क्रम के आधार पर प्रकरणों का संकलन। और चौथा है कुछ संप्रत्यात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन। तो ऑप्शन 4 सही होगा। देखिए कैसे हुआ, इकाई है ना, इकाई के लिए सही विकल्प कौन सा है शिक्षण अधिगम में? तो देखिए साथियों, यानी ऐसे टॉपिक्स जो समानताएं कुछ रखते हैं, संप्रत्यात्मक समानता जिनमें जिन टॉपिक्स में है, उनको अपन एक इकाई के रूप में पढ़ा सकते हैं, एक साथ पढ़ा सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। और ये प्रश्न मित्रों आपके पूछा गया हेडमास्टर का जो एग्जाम राजस्थान में हुआ है 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया एचएम के एग्जाम में। देखिए बहुत ही जोरदार प्रश्न है और ध्यान जरूर रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? कभी कभार हंसी का शोर, दूसरा पूर्ण रूप से शांति, तीसरा शिक्षक छात्र वार्ता, और चौथा है विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज में वार्तालाप। तो ऑप्शन 3 सही होगा, शिक्षक छात्र वार्ता। अगला आपका प्रश्न मित्रों, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बाध्यता का क्या अर्थ है? एक, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। दूसरा, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो सक्रिय बाध्यता का अर्थ क्या है साथियों, ये आपको बताना है, और इसका आंसर होगा जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बाध्यता जो शब्द है, उसका अर्थ है कि शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में क्रमबद्धता हो, जिससे कार्यों की तारतम्यता बनी रहे। ठीक है, और उससे क्या होगा, अधिगम कार्य सुगमता पूर्वक संचालित होगा साथियों। और एक प्रकार से सक्रिय बद्धता का जो क्रम है भाई का अर्थ पूछा है यहाँ पे, हालांकि ऑप्शंस जो है उसके आधार पे अर्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कर्म क्या है ये पूछा जाना चाहिए। सक्रिय बद्धता का जो क्रम है, हालांकि ये प्रश्न में अर्थ ही पूछा गया है, यही आया हुआ। ये प्रश्न आपका सीटेट लेवल 1 2016 का प्रश्न है मित्रों, और इसमें कर्म पूछा गया है सक्रिय बाध्यता का, तो वो है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर जो वो साथियों रहेगा, ये सक्रिय बाध्यता का कर्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, और अगला है वे शिक्षक को स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। प्रेरित बच्चे यहाँ से नजर आएंगे, सीटेट 2018 का प्रश्न। अगला प्रश्न मित्रों, अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक और परिवर्तन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से सही आंसर कौन सा मित्रों आप दिमाग में सोच लीजिए, और इसका सही उत्तर रहेगा आपका प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। प्रेरक, उसके बाद में लक्ष्य, उसके बाद में आपका समायोजन और फिर परिवर्तन। तो ये इसका सही क्रम रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। और ये आपके सेकंड ग्रेड साथियों, आरपीएससी के सेकंड ग्रेड 2013 का ये प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है।
अगला आपका प्रश्न, सीटेट 2019 से निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरा बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, और चौथा है संवाद एवं परिचर्चा। तो देखिए साथियों, जो प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है शिक्षण अधिगम के लिए, वो कौन सी आपकी रहेगी? वो आपकी साथियों रहेगी दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, रिवीजन पे ध्यान केंद्रित कर लेना एक प्रकार से बहुत ज़्यादा, तो वो शिक्षण अधिगम प्रणाली जो वो प्रभावी नहीं हो पाएगी। जो चीज़ें भाई आपने पढ़ा दिया एक बार, ठीक है, उसके बाद में आप टेस्ट लेकर के देखो कि बच्चों को कहाँ दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करो। ये थोड़ी है कि सारे एक बार पढ़ा दिया, फिर दोबारा पढ़ा दिया, फिर तीसरी बार पढ़ा दिया, इस प्रकार से थोड़ी होगा ना। तो दोहराने पर ज़्यादा ध्यान फोकस करना ये गलत चीज़ है। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। सीटेट 2019 का ये प्रश्न था। मित्रों, अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को एक स्थिति पर चर्चा के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए। दूसरा, डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए। तीसरा, अपनी विधियों व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए। 4 है, कक्षा से परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। तो दंड तो दिया नहीं जा सकता, तो ऑप्शन 3 ही सही होगा। भाई एक बात हमेशा याद में रखिए कि शिक्षक को क्या सुधार करना है, तो शिक्षक अपने आप में ही सुधार करे, बच्चों में सुधार नहीं कर सकता। शिक्षण अधिगम में सारे यही नियम है, आज के टाइम में जितने भी नियम है उसके अकॉर्डिंग यही है कि शिक्षक जो वो स्वयं को सुधारे, है ना। बच्चे जैसे चाहें वैसे उनको पढ़ाए। अगर बच्चा शिक्षक को बोले, जो अभी निष्ठा की ट्रेनिंग हुई है हमारी, उसमें ये हमें बताया गया है कि बच्चा जैसे जो भी बच्चा है वो आपको जैसे भी बोले वैसे ही आपको पढ़ाना। अगर बच्चा कहे कि मुझे सर बाहर पढ़ना है, हमें बाहर बैठ के पढ़ना है, तो उसको बाहर बिठा के पढ़ाओ, है ना। अब एक प्रकार से बच्चे के सामने बच्चा ये बोले कि सर आप मतलब कोई नाटक कर रहे हैं तो उसमें आप अभिनय करके दिखाओ, तो आपको अभिनय करके दिखाना है, तब वो सीखेगा। तो यहाँ पे अपनी विधियों, दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन 3 इसका आंसर साथियों रहेगा। एमपी टेट 2019 का प्रश्न बहुत ही जोरदार प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न मित्रों, एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुकरण कर रहा है? अधिगम का हस्तांतरण, पुनर्निर्माण में मदद, सक्रिय सहभागिता, और अगला सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो सबको साथ आने के लिए बोल रहा है एक प्रकार से ना। देखिए एक विषय पढ़ाता है, उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। तो ऑप्शन 3 रहेगा, सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? माता पिता की शिक्षा की पृष्ठभूमि, बच्चे की शारीरिक मजबूती, तीसरा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान। देखिए ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ आंसर होगा। मैंने बताया ना आपको, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य बिंदु, मुख्य फोकस होता है किसके ऊपर? आपका बच्चे के ऊपर। लेकिन हर चीज की जिम्मेदारी किसकी होगी? उसमें शिक्षक की होगी। यह हमेशा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे तो शिक्षक के ऊपर आपको विचार जरूर करना है ना। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर साथियों रहेगा। अगला आपका प्रश्न की कक्षा में प्रश्न करना निष्क्रियता विकसित करता है? ऐसा तो नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, यह बात ठीक है। तो ऑप्शन 2 ही सही होगा। अनुशासनहीनता भी नहीं है और समय की बर्बादी भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, लक्ष्य के रूप में प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थी की विशेषता क्या है? वे दूसरों से बेहतर करने के लिए काम में संलग्न होते हैं। दूसरा, वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे स्मार्ट और समझदार दिखना चाहते हैं। और चौथा है, वे दूसरों के साथ अपने प्रदर्शन की तुलना करते हैं और इसको जज करते हैं। तो प्रदर्शन के साथ एक कार्य करने वाले शिक्षार्थी की क्या विशेषता है? वे गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो ये विशेषता होगी ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है? द्विमार्गी प्रक्रिया कौन सी है? सामूहिक चर्चा है, दृश्य सर्वे प्रस्तुति है, कंप्यूटर सहायक निर्देशन है, भाषा प्रयोगशाला है। तो द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साथियों कौन सी है जिसमें 2 मार्ग अपनाए जा रहे हैं? बड़ा सीधा सा प्रश्न, सीधा सा आंसर होगा इसमें। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे द्विमार्गी अधिगम प्रक्रिया नहीं, 2 वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 2 वे कौन सी आपका है ना? सामूहिक चर्चा है, कंप्यूटर सहायक निर्देशन है, या भाषा प्रयोगशाला है।
ये आपका साथियों एमपी में 2019 में फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया प्रश्न, जिसका आंसर है भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न मित्रों, शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब एक, वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। दूसरा, वे विषय को समझते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं। तीसरा, वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा है, वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, कौन से बच्चे सीखते हैं सबसे अच्छी तरीके से? वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये बच्चे रहेंगे ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर जो वो साथियों आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न, शिक्षा शास्त्र खालिस्तान का अध्ययन करता है, अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण विधि का, छात्रों को गाइड करना या शिक्षा का? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? शिक्षा शास्त्र जो है साथियों वो अधिगम प्रक्रिया के बारे में रहेगा, का अध्ययन है। तो अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण शास्त्र जो अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु में होता है? तो छात्र ही रहेगा हमेशा इसमें। तो अगला आपका प्रश्न, अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया? गिलफोर्ड, कॉलर, स्किनर या कार्ल रोजर ने? तो समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय जो दिया है वो आपके कॉलर ने दिया है, ध्यान रखिएगा। अधिगम प्रक्रिया में समस्यात्मक परिस्थिति का प्रत्यय किसने दिया साथियों? कॉलर ने दिया है। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षक वातावरण पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी शिक्षक समाज और शिक्षक समाज पाठ्यक्रम? तो इसमें होगा शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये शिक्षण प्रक्रम के आपके अंग होंगे। 20वां प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है? अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण या प्रतिपादन? तो ऐसा किया जाएगा, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए, तो शिक्षण आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। या आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर 2013 का मित्रों प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? प्रत्यक्षीकरण, निदान, अधिगम अनुभवों का चयन और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं? तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का एक प्रकार से कार्य नहीं है? तो इसमें होगा अधिगम अनुभवों का चयन, ये नहीं होगा। बाकी प्रत्यक्षीकरण, निदान और प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं, ये सारी अंतःक्रियात्मक अवस्थाओं के कार्य रहेंगे, लेकिन अधिगम अनुभवों का चयन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न मित्रों कि निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? पाठ्यचर्या, शिक्षक, प्रबंधन, यहाँ पे प्रबंध और तंत्र, उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इसमें तो देखिए कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक हैं? तो ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने हेतु नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नियम उपयुक्त नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, अमूर्त से अमूर्त या पूर्ण से अंश? तो अमूर्त से मूर्त जो वो सही नहीं है साथियों, ये आपका होगा मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त, मूर्त यानी जो चीज़ अपने सामने है और अमूर्त यानी जो चीज़ सामने नहीं है, अपने को दिमाग में सोचना उसके बारे में। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न कि I.K. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया। निम्नलिखित में से कौन इन चारों कार्यों का सही तार्किक क्रम दर्शाता है? संगठन, नियोजन, अग्रसर और नियंत्रण? तो देखिए कौन सा सही क्रम दर्शाएगा साथियों? इसमें आपका सही जो क्रम रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, नियोजन। नियोजन यानी प्लानिंग, उसके बाद संगठन यानी कंट्रोलिंग। ठीक है, सॉरी, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, नियोजन यानी प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, अग्रसरण यानी कि लीडिंग, है ना, और फिर नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले आ जाएगा नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण, ये क्रम रहेगा, ऑप्शन 2 सही है। प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और फिर कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया, तत्परता? आवश्यकता, तत्परता, स्थिति, अंतःक्रिया, आवश्यकता, अंतःक्रिया, स्थिति, तत्परता, या चौथा ऑप्शन तत्परता, आवश्यकता, अंतःक्रिया और स्थिति? तो सही क्रम बताना किसका, आपकी अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या होगा?
मित्रों इसका सही तार्किक क्रम क्या होगा? देखिए इसका सही तार्किक क्रम होगा आवश्यकता, तत्परता और स्थिति और उसके बाद में अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। तो मित्रों ये थे आपके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित, और ये अपना 54वां टेस्ट था। कल के टेस्ट में अपन देखिए साथियों BS ब्लूम के द्वारा जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा सीखने के प्रतिफल के 10 प्रश्न भी लेकर के आऊँगा। सीखने के प्रतिफल जो कि एग्जाम्स में तो नहीं पूछे गए हैं लेकिन प्रश्न बनाए गए हैं, बस वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊँगा कि कैसे प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर कल का मॉडल पेपर करिएगा, और वीडियो पसंद आया है लाइक करें, और साथियों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं करेक्शन अगर होगा तो निश्चित रूप से करने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ ये टेस्ट संपन्न होता है। चलिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।